वेलकम बैक क्लास। पिछली बार हम पढ़ रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि अभी अभी हमें सारे इरिगेशन के सब्जेक्ट में अलग अलग न्यूमेरिकल्स में और अलग अलग पॉइंट्स में हमें जानने होंगे। तो वो सारे जो कॉमन टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स से हमें बिल्कुल वाकिफ़ होना चाहिए। तो देन फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सम कॉमन इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मैंने बता दिया था, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन इन द सेम फील्ड इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। मैंने बताया था कि किसी भी एक फील्ड में कंटिन्यूसली कोई सिम एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो कि वो उस सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, वो उस सॉइल में कंटिन्यू एक ही क्रॉप ग्रो करने से वो डिफिशियंसी में हो जाएंगी, डिफिशियंट हो जाएगा। इसीलिए हर बार जो है क्रॉप में रोटेट करके क्रॉप को ग्रो करते हैं, किसी अगर एक ही फील्ड में करना है, ताकि हर फील्ड में जो है वो किसी भी वन टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिफिशियंसी ना हो और दूसरे टाइप की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट हर फील्ड में जो है वो किसी भी वन टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी डिफिशियंसी ना हो और दूसरे टाइप की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में ना है। उसका बैलेंस बनाने के लिए प्लस क्रॉप यील्ड भी बढ़ाने के लिए जो है हमें क्रॉप रोटेशन यूज करना चाहिए। इट हैज बीन फाउंड दैट इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम लैंड every year fertility of the land gets diminished वही एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। यही वो चीज कह रहा है कि फर्टिलिटी जो है लैंड की वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगी और क्रॉप प्रोडक्शन यानी जो क्रॉप यील्ड है वो भी क्या है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। द नेसेसरी सॉल्ट रिक्वायर्ड बाय द सेम क्रॉप फॉर द ग्रोथ इज एग्जॉस्टेड इफ क्रॉप रोटेशन इज अडॉप्टेड, देन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्टोर्ड। जो अलग अलग टाइप के क्रॉप रोटेशन से जो क्या है कि वो जो फर्टिलिटी है वो वापस से सॉइल अपने आप को रिस्टोर कर लेगी। ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन के बाद क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, कोर पीरियड, ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में डिफाइन हो गई थी। क्रॉप पीरियड क्या था? द टोटल टाइम पीरियड। ठीक है। जो टोटल टाइम पीरियड उसकी बुआई से लेके उसके कटाई तक का टोटल टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप पीरियड बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स द रेशियो ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन टू द टोटल कल्चरेबल एरिया। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कल्टीवेशन टू द टोटल। देखो कोई एक प्लॉट है हमारे पास या कोई एक हेक्टेयर्स में एरिया है, तो उसमें टोटल जितने एरिया पे एक्चुअली हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, और जो टोटल एरिया जो कि कल्चरेबल है मतलब खेती करने लायक है, उनका जो रेशियो है उसको ही बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इफ दिस इंटेंसिटी इज मोर एरिया इज अंडर कल्टीवेशन। देखो ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है और तुमने उसमें 50 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर तुम खेती कर रहे हो, तो टोटल एरिया तुम जितने में खेती कर रहे हो कितना हो गया? 50 मीटर स्क्वायर। और जो तुम्हारे पास टोटल कल्चरेबल एरिया है जिसपे खेती करी जा सकती है, फर्टाइल लैंड है, वो कितना है? 100 मीटर। तो 50/100 कितना हो गया? 0.5। अगर मैं बोलूं कि तुम 70 मीटर स्क्वायर पे जो है खेती कर रहे हो या 80 मीटर स्क्वायर पे खेती कर रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या ये रेशियो जो है बढ़ जाएगा। तो जहां पे भी बोले कि इफ दिस इंटेंसिटी इज मोर, यानी कि इंटेंसिटी की वैल्यू जैसे ही ज्यादा होगी, इट डायरेक्टली मीन्स दैट द मोर एरिया इज अंडर द कल्टिवेशन। अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 1, इट मीन्स कि हाउ मच यू हैव द फर्टाइल सॉइल या कल्टिवेटेड सॉइल, उसमें तुम 100% एरिया में जो है कल्टीवेशन कर रहे हो। ठीक है। जो कि जनरली 100% एरिया में कल्टीवेशन नहीं होता है, कि कुछ एरिया जो है तुम उसमें कैनाल ले लेगी, कुछ एरिया जो है अलग अलग चीजें ले लेंगी, तो 100% एरिया में कभी भी नहीं हो पाता इरिगेशन। हेंस वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर ऑब्वियसली। देखो ये एक इमेज दिखा के थ्रू दिखाया गया कि कैसे हमें हर 2-3 सालों पे क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इसमें दिख रहा है कि रूट एंड द बल्ब। ठीक है। पहले कोई जड़ वाली फसलें हमने लगाई हैं, जैसे देखो ये गाजर, मूली, उसके बाद आलू, शकरकंदी। उसके बाद क्या है, अगर हमें जड़ वाली फसलें लगा रही है तो इस तरह से रोटेशन कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स के सीड्स लगा रहे हैं तो हम इस तरह से जो है इमेजेस के थ्रू जो है लीफ एंड स्टेम, जो गोभी, पत्ता गोभी, ये जो सारी चीजें हैं, इस तरह से हम जो है रोटेशन कर सकते हैं, ताकि जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बनी रहे और जो क्रॉप यील्ड है और जो न्यूट्रिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर एक फसल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमें सफिशिएंट अमाउंट में जो है मिले। हालांकि हमें यहाँ अपने इरिगेशन सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की बात करनी है, तो हमें सिर्फ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और अमाउंट ऑफ वाटर पे ही डील करेंगे।
वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। देन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने बता दिया था कि बेस पीरियड क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है। मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था, डेल्टा और ड्यूटी में डिफरेंस, डेल्टा में टी ए है मीन्स टोटल अमाउंट या फिर टोटल डेप्थ। तो टोटल अमाउंट जो कि किसी भी एक फसल को पूरा जितना वो पूरे उसका क्रॉप पीरियड है, जब से वो उसकी बुआई करे और जब से उसकी कटाई करे, यानी सोइंग से हार्वेस्टिंग तक टोटल जितना पानी उस किसी भी एक क्रॉप को लगता है उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा। याद करने की ट्रिक क्या है, टी ए टोटल अमाउंट। और अगर बात करें ड्यूटी की, तो 1 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज से यानी यूनिट डिस्चार्ज से जो टोटल एरिया इरिगेट हो सकता है, यानी जितना एक यूनिट डिस्चार्ज से जितना एरिया इरिगेट होगा, दैट इज नोन एज द ड्यूटी। बेस पीरियड मैंने बताया ही था कि क्रॉप पीरियड तो टोटल पीरियड टाइम पीरियड हो गया किसी भी फसल का, और बेस पीरियड इज रिलेटेड टू द इरिगेशन यानी पानी देने से रिलेटेड है। तो जब हमने पहली बार पानी दिया और आखिरी बार पानी दिया, पहली बार पानी कब देंगे, जब हम प्रिपरेशन करेंगे अपने फील्ड की कि वो बुआई के लायक हो जाए, और आखिरी बार कब पानी देंगे, जब हमें फसलें काटनी हो उसके लास्ट, पहले जो एक बार लास्ट पानी देते हैं वो आखिरी पानी। तो इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम, बेस पीरियड। ठीक है, तो क्रॉप पीरियड बेस पीरियड में डिफरेंस पता होना चाहिए, डेल्टा एंड ड्यूटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, कोर पीरियड एंड पालियो में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सब जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए। रिलेशन मैंने उसका बता दिया था कि 8.64 बी बाई डी कैसे निकलता है, यहाँ पे फिर से एक बार पीपीटी में भी समझाया है। रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी डी, बेस बी एंड डेल्टा डी। इसने एज्यूम किया है कि मानो ड्यूटी डी ले ली, बेस पीरियड बी ले लिया जो कि दिन में लिया है, और डेल्टा जो कि डेप्थ ऑफ वाटर है वो मीटर में इसने एज्यूम कर लिया है। फिर ये कह रहा है कि नाउ 1 क्यूमेक ऑफ वाटर रनिंग कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड ऑफ बी डेज प्रोवाइडेड अ वॉल्यूम ऑफ, अगर 1 क्यूमेक का पानी बी दिन के लिए। देखो ये बेस पीरियड को तुम समझो, बेस पीरियड ऑफ ए क्रॉप का मतलब है कि जो मान लो चावल के खेत हमने लगाया है, राइस की खेती करनी है हमें, तो उसका बेस पीरियड अगर तुम्हें बोला जा रहा है 120 डेज, इससे तुम क्या समझते हो कि 120 दिन वो दिन है, इन 120 दिनों में हमें उस खेत में पानी देना है। जबकि इसी चावल का अगर क्रॉप पीरियड की बात करें तो वो 150 दिन 160 दिन भी हो सकता है। ठीक है, कि आखिरी बार पानी देने के 1 महीने बाद काटना है, और जब बुआई कर रहे हैं उसके पहले भी जो कुछ टाइम पीरियड था तो वो अलग है क्रॉप पीरियड। तो अगर ये समझो, अगर हम मान लो 1 क्यूमेक का पानी दे रहे हैं, यानी 1 क्यूमेक के डिस्चार्ज से ट्यूबवेल हमारा चल रहा है या नहर से पानी दे रहे हैं, और अगर हम ये बी डेज यानी कि बी हमने बेस पीरियड मान लो बी दिन है, बी दिन तक पानी दे रहे हैं, तो टोटल कितना पानी देंगे, ऑब्वियसली इसका मल्टीप्लाई कर दो, इतने दिन देना है पानी और हर दिन 1 क्यूमेक दे रहे हैं, तो 1 क्यूमेक इंटू, अब इस दिन को क्या करा है इसने, मल्टी वो कन्वर्ट कर दिया है किसमें, सेकेंड्स में। तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये बोला है कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू द फ्लड इन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विथ डेप्थ इज। अब देखो ये जो यही तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि पूरे बेस पीरियड पे हम दे रहे हैं, यही क्या होता है, यही तो डेल्टा होता है। डेल्टा क्या था, टोटल अमाउंट, मैंने बताया था ना टी ए ट्रिक से, यही तो वो चीज है। तो डेल्टा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 4, ये तो इसको हेक्टेयर में चेंज कर रहा है इस मीटर क्यूब को, अदरवाइज यही वो डेल्टा है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, दोनों को ये इधर ले आया है, तो b इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, और ये 10 इंटू पावर 4 बाई डेल्टा क्या चीज हो गई, ये वही तो है एरिया अपॉन डिस्चार्ज। ठीक, एरिया अपॉन डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट डिस्चार्ज क्या हो गया, यही तुम्हारा हो गया ड्यूटी। तो इसको सबको डिवाइड कर दिया, तो 8.64 बी बाई डेल्टा लिख दो, या जनरली डेल्टा इक्वल टू बी बाई डी लिखा होता है। ये किसमें होता है, अगर डेल्टा है तो ये मीटर में निकल करके आया है। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर बोले तो याद रखना 864 बी बाई डी होता है। अब ये कुछ जो मैं बता रहा था कि जो ड्यूटी कैसे इम्प्रूव होगी, ड्यूटी इम्प्रूव करने का मतलब कि हम पानी कम प्रोवाइड करें और ज्यादा एरिया कवर हो, भाई तभी तो ड्यूटी इम्प्रूव होगी। ड्यूटी क्या था, एरिया अपॉन डिस्चार्ज, है ना, हेक्टेयर पर क्यूमेक यही इसकी यूनिट थी। तो ऐसा कोई भी मेथड जिसमें हमें कम पानी देना पड़े और ज्यादा एरिया इरिगेट करे,
वही तो होगा ना, वो ड्यूटी इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, उसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं। इफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी में बी मेड लेस इफेक्टिव, ड्यूटी ऑफ वाटर में बी इम्प्रूव्ड। 10 मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटी आर। ठीक है, जो भी ड्यूटी को इम्प्रूव करने के मेथड है उसके ऊपर की लैंग्वेज बहुत अलग है। सुटेबल एंड इफिशियंट मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप शुड बी यूज। ऑब्वियसली देखो, हमें ऐसा मेथड पानी अप्लाई करने का यूज करना चाहिए जिससे ज़्यादा कम से कम पानी हमारा वेस्टेज हो। वेस्टेज ऑफ वाटर हमारा किस किस सिनेरियो में होगा, जैसे जो भी पानी इवेपोरेट हो गया सनलाइट के थ्रू, वो तो अल्टीमेटली क्रॉप्स को नहीं मिला। तो अगर क्रॉप्स के या इरिगेशन के बिहाफ पे बात करें तो इवेपोरेट हुआ पानी हमारे लिए वेस्टेज है। या जो भी पानी जो है इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है या नीचे चला गया, वो पानी क्या होगा, वो भी हमारे लिए वो रूट जोन में तो रुका नहीं, यानी सॉइल के रूट जोन में नहीं रुक रहा है, तो वो भी क्रॉप्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो वो भी क्या है, वो भी वेस्ट हो गया। या फिर जो है मान लो कहीं डीप स्टोरेज है, या पे कहीं पे गड्ढे हैं, उसमें जाके पानी भर जा रहा है जहाँ की कोई भी क्रॉप्स नहीं लगे हैं। या फिर हमारा जो मेथड है पानी अप्लाई करने का वो ऐसा है जैसे हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, पूरे खेत में पानी भर रहे हैं, तो इसमें क्या है, ज़्यादा पानी लग रहा है, हो सकता है वाटर लॉगिंग भी क्रिएट हो जाए, मॉस्किटेज भी। तो हमें हमेशा ये देखना है कि सूटेबल मेथड हम यूज करें अकॉर्डिंग कि हमारे पास ग्राउंड का स्लोप कैसा है। जैसे मैंने बताया था, अगर मान लो हिली एरिया है, हिली एरिया में हम कौन सी खेती करते हैं, कंटूर फार्मिंग। अगर फ्लैट टेरन है तो फ्लैट टेरन में फिर हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा स्लोप है या कम स्लोप है, उस हिसाब से हम बॉर्डर स्ट्रिप ले सकते हैं, फ्यूरो ले सकते हैं, चेक ले सकते हैं, जैसे भी हमारे पास वाटर रिसोर्स है। तो हम वो देखेंगे कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड हमें मिले, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि इफिशिएंट मेथड कौन सा है अप्लाइंग वाटर का, या फिर इफिशिएंट मेथड कौन सा है इरिगेशन मेथड का। ठीक। कैनाल शुड बी लाइंड। लाइंड कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक लाइन में कैनाल कर रहे हैं। लाइंड का मतलब होता है कि जो कैनाल हमारे पास मिट्टी की जो नहरें हैं, नॉर्मली हम उसको पेव्ड कर दें, ढक दें। मतलब या तो हम उसको कंक्रीट से लाइंड कर दें, मतलब ऊपर से उसकी जो ब्रिक लाइनिंग कर दें, ऊपर से जो है हम उसको एक लेयर प्रोवाइड कर दें, पेविंग कर दें उसकी। तो ब्रिक लाइनिंग होती है, ब्रिक लाइनिंग ऑफ कनाल होती है, कंक्रीट लाइनिंग ऑफ कनाल होती है, टाइल से कर सकते हो, एग्रीगेट से कर सकते हो। तो ये जो लाइनिंग करोगे इससे क्या होगा, ऐसे जो मिट्टी की कनाल है वो तो कई बहुत सारा पानी जो है वो मिट्टी के थ्रू नीचे चला जाएगा, परमेबिलिटी के थ्रू, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो वो क्या है, वो सीपेज लॉस की तरह हो जाएगा। तो अगर आप कैनाल को लाइंड कर दोगे तो ऑब्वियसली ऊपर वाला सरफेस जो है उसकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी या बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो वो सीपेज लॉस कम से कम करेगा। तो भी जितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पानी आप भेज रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको मिलेगा, क्रॉप्स को मिलेगा, ना कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक, देखो ग्राउंड वाटर इज अ गुड थिंग, बट इन द केस ऑफ इरिगेशन अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा पानी ग्राउंड वाटर में जाके मिले। इसीलिए हम, क्या मैंने बताया था, हल चला देते हैं। फ्लोइंग करने का मेन रीजन क्या है कि जो कनेक्टेड कैपिलरीज है सॉइल में वो ब्रेक हो जाए, और जो भी हम पानी अप्लाई करें सॉइल को वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सॉइल में एज अ मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर के रूप में सॉइल पे रिटेन करें, जिससे कि वो जो पानी है रूट जोन में रहे, हमेशा किसी भी क्रॉप के रूट जोन में रहे। और जब भी उस क्रॉप को नीड हो पानी की तो वो रूट के थ्रू पानी को अपने अंदर ले ले। अच्छा, ये एक जो रूट है, ये रूट के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना इस पीपीटी में नहीं है। रूट के थ्रू जो है पानी कैसे जाता है पेड़ों में ऊपर तक, ठीक है। तो ये रूट के थ्रू पानी कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक, ऑस्मोसिस वर्ड आपने सुना होगा, आरओ सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज ए, अगर कोई भी अगर फ्लो ऑफ वाटर जो है, फ्लो ऑफ वाटर तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे तुमने रात को पानी में चने, राजमा या किशमिश ऐसी चीज़ें पानी में तुमने डाल दी, तो इसमें क्या है तुम देखो, तो जनरली जो है पानी का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, और चने की डेंसिटी या चने का कंसंट्रेशन या फिर किशमिश का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेकिन जब सुबह तक तुम देखोगे तो पानी क्या है, किशमिश के अंदर या चने के अंदर इंट्रैप्ट हो चुका है, अंदर चला गया।
तो इसमें फ्लो किधर से हुआ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पानी जो है फ्लो करा। तो इसको ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। और पेड़ों में भी पानी इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जाता है। जो जड़ है, पेड़ों की जो जड़ है, वो पानी को इंट्रैक्ट करने के लिए खुली हुई है। और पेड़ों की जड़ की रूट की बात करोगे तो रूट के अंदर का जो लिक्विड है या रूट का, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जड़ों से अंदर चला जाता है और फिर ये उसके प्लाज्मा से होते हुए एफ टू द एंड लीफ तक पहुंच जाता है। लीफ से जब तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम में वो जो स्टोमेटा खुलते हैं उस वक्त ट्रांसपिरेशन भी होता है। ये भी मैं बताऊंगा पूरा कि ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको डिटेल में हम डील करेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि तुमने सुना होगा कि अगर खेतों में नमक डाल दिया जाए, सॉल्ट, तो खेत बंजर हो जाते हैं या पेड़ सूख जाते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, जब तुमने नमक डाल दिया, सॉल्ट, किसी भी तरह का सॉल्ट जब तुम पानी में डाल दोगे तो वो पानी, यानी अब जो रूट जोन के आसपास का पानी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो पहले लो साफ पानी था, साफ पानी का क्या था, कॉन्सेंट्रेशन कम था। अब तुमने उसमें सॉल्ट मिला दिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। किससे? रूट वाले पानी से। जो पेड़ों के रूट के अंदर जो पानी था, अब क्या हुआ, वो उल्टा हो गया। रूट के अंदर का जो लिक्विड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर के पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस इसमें उल्टा हो जाएगा, बल्कि ये पेड़ों के अंदर का सारा पानी उल्टा सॉइल खींच लेगा, यानी वो वाटर खींच लेगा और पेड़ तुरंत ही सूख जाएंगे। तो जब भी कोई बोले कि पेड़ों के आसपास नमक डाल दो या इस तरह के सॉल्ट डाल दो, तो वो पेड़ या वो क्रॉप क्यों सूख जाते हैं, क्यों खराब हो जाते हैं? ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें उल्टा हो गया, हुआ ऑस्मोसिस ही, रिवर्स नहीं हुआ, इसमें हुआ ऑस्मोसिस ही। लेकिन जो हमारा पर्पस था कि पानी पेड़ों के अंदर जाए, वो पेड़ों का पानी उल्टा सॉइल में आ गया। अंडरस्टूड? तो कैनाल शुड बी लाइंड, इसीलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, वापस इस टॉपिक पे आते हैं। कैनाल शुड बी लाइंड टू रिड्यूस सीपेज लॉस। ऑब्वियसली लाइंड कहने का मतलब उसको पेविंग कर दें, ढक दें, जो भी नहरें हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैनाल हैं वो लाइंड नहीं है, क्योंकि इट्स इनिशियल कॉस्ट जो भी इसकी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत दूर दूर तक नहरें होंगी। तो मैक्सिमम हमारे पास जो है वो है ग्राउंड या ग्रेविटी कैनाल ही है, नॉर्मली अनलाइंड कैनाल है। तो अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हम लाइन कर रहे हैं मैक्सिमम जगह पे, अभी भी सारी कैनाल्स लाइंड नहीं है। वाटर शुड बी कन्वेड क्विकली टू रिड्यूस द इवेपोरेशन लॉस। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि अप टू द एंड जो क्रॉप तक पहुंचने का प्रोसेस है। देखो, एक पानी, अगर मैं बात करूं फ्लो इरिगेशन की, फ्लो इरिगेशन जैसे ही मैंने बोला, तुम्हारे दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए कि इस बार हम कोई ट्यूबवेल की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लो मतलब ग्रेविटी के थ्रू, यानी किसी नदी में रूट काट के जो हम नहर निकाल रहे हैं, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल फ्लो इरिगेशन का। तो अगर सपोज करो कि हम एक गंगा नदी में एक कनाल बनी हुई है कोई बहुत बड़ी, तो कोई एक मेन कनाल होगी, मेन कनाल से ब्रांच कनाल होगी, ब्रांच कनाल से तुम्हारी सब्सिडरीज होंगी। ठीक है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर करते करते फाइनली फील्ड कोर्स तक आते आते तो कई सारे चैनल हैं। तो हमें इस तरह का प्रोसेस अपनाना चाहिए कि ये फाइनली जो सोर्स है और जहाँ पे हमें बेसिकली पानी को पहुंचाना है, यानी वो फील्ड तक, यानी फसल तक, क्रॉप तक, इनका जो प्रोसेस है उसमें कम टाइम लगे, जल्दी से पानी यहाँ पहुंच जाए। क्योंकि जितनी देर पानी फ्लो है, खुला हुआ पानी है, जितना स्लो प्रोसेस रहेगा उतना ही ज्यादा पानी जो है इवेपोरेशन के थ्रू लॉस होगा। ठीक। देन आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल शुड बी रिड्यूस। देखो, कैनाल की लेंथ ज़्यादा रखोगे तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा सीपेज लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन लॉस भी होगा। तो तुम्हें सबसे पहले उस एरिया का सर्वे करके एक रूट बनाना होगा कि किस तरह से हम कैनाल का जो लेंथ है वो कम से कम रखें, ताकि उसी सेम एरिया को हम मैक्सिमम इरिगेट कर सकें। कंस्ट्रक्शन पैरेलल कनाल्स टू रन साइड बाय साइड। ठीक है, एफएसएल होता है तुम्हारा फ्री बोर्ड लिमिट, या फिर एमएसएल कह लो उसको। देखो, इसमें क्या होगा, अगर पैरेलल कनाल साइड बाय साइड बनाओगे
तो इससे क्या होगा कि लॉसेस तुम्हारे जो हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारे कैनाल्स हैं उसमें जैसे भी ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने को अगर इंदर अंदर से तुम इंटरकनेक्टेड कर देते हो तो वो ओवरफ्लो के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पानी लॉस हो जा रहा है ऊपर से निकल करके वो जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं। जब ये मैं पढ़ाऊंगा कनाल बेसिकली, तो पैरेलल कनाल जब आएगा तो वहाँ पे ही बताऊंगा कि आखिर सीपेज के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू कैसे जो है पैरेलल कनाल जो है बेनिफिट्स उसके होंगे। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग ड्यूटीज अभी वही चल रहा है। देन देखो, प्रॉपर प्लाउड एंड लेवल्ड क्रॉप एंड लैंड इम्प्रूव ड्यूटी। देखो वही बोल रहा है कि नॉर्मली जो पूरा हल चला हुआ यानी कि और लेवल्ड जो क्रॉप लैंड है वो ड्यूटी को इम्प्रूव करता है। देखो, अगर लेवल्ड कहने का मतलब यहाँ पे उसकी कंटूरिंग से है, यानी उसके स्लोप से है। देखो, ज़्यादा स्लोप्ड ग्राउंड होगा तो एरिया उतने अच्छे से उस सेम पानी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सपोज करो तुम, जो तुम्हारा सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से तुम पानी दे रहे हो वो तुम्हारा डाउनवर्थ है, और आगे लैंड जो तुम्हारा है वो तुम्हारा अपग्रेडिंग है, यानी एग्रेडिंग है, यानी ऊपर की ओर उसका स्लोप है। तो ऑब्वियसली जो एरिया कवर करेगा वो कम करेगा, बल्कि जो तुम जहाँ पे भी उसको आरएल कम मिलेगा वहां पे एक छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही हो शायद, अभी मैं इसको पीपीटी के थ्रू भी बता दूंगा। और प्रॉपर हल चला हुआ होगा तो तुमने मैक्सिमम जो है कैपिलरीज, जो एक कनेक्टेड कैपिलरीज होती है वो तुमने तोड़ दी। तो अब जो है पानी एक्यूफर प्रॉपर्टी के थ्रू भले ही नीचे जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली एक कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्टली पानी जो है नीचे ग्राउंड में जाके वेस्ट नहीं होगा, बल्कि उस सॉइल में रिटेन रहेगा, सॉइल मॉइस्चर के रूप में या फील्ड कैपेसिटी के रूप में। द सोर्स ऑफ सप्लाई शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गुड क्वालिटी ऑफ वाटर की, तो ये पूरा हमारे लिए एक टॉपिक है। इस बात को तुम समझो कि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो तुम पानी प्रोवाइड करोगे वही अल्टीमेटली घूम करके वापस से कंज्यूम भी करोगे। ठीक है, अगर तुमने सोचो कि अगर किसी भी तरह का कोई एक ऐसा नदी का पानी या तालाब का पानी ऐसा सोर्स है, अगर वो जहरीला हो गया, मान लो उसमें किसी तरह का केमिकल तुमने इनपुट कर दिया, या कहीं से किसी केमिकल इंडस्ट्री से या किसी भी दूसरी तरह की इंडस्ट्री से वो पानी जो है उस कैनाल में छोड़ दे रहे हैं, तो वो पानी फाइनली क्या है, वो तुम्हारे फील्ड तक जाएगा। और फाइनली फील्ड तक जाके वो फाइनली तुम्हारे ग्रेन्स में, तुम्हारी सब्जियों में आएगा। अब चाहे उन उन फसलों को जानवर खाएं या तुम खाओ, तुम भी बीमार होगे। हो सकता है कि कोई एक एपिडेमिक या कोई एक बहुत बड़ी डिसीज फैल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम सोपी वाटर यानी कि जो सीवेज वाटर है, अगर हम बिना ट्रीट किए सीवेज वाटर को सप्लाई कर दें हम डायरेक्टली इरिगेशन एरियाज में, तो क्या होगा कि चलो सलेज तो है, सलेज एक नाइट्रोजन का अच्छा कंटेंट है, वो तो नाइट्रोजनियस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड को मिला, दैट इज ओके। लेकिन उसमें जो अलग और सारे हैजार्डियस चीजें हैं वो जो है, जैसे टॉक्सिक मटेरियल्स, इस तरह की वो सारी चीजें फाइनली जो है उस ग्राउंड को भी इनफर्टाइल करेंगी, उस ग्रेन्स में, उस फसल में भी जाएंगी, तो उस जानवरों को भी और ह्यूमन बीइंग दोनों को अफेक्ट करेंगी। इसीलिए हमेशा गुड क्वालिटी ऑफ वाटर करते की बात करते हैं। और सॉल्ट कंटेंट तो कम होना ही चाहिए। देखो, समुद्र के पानी से, ओशियन के वाटर से तो हम इरिगेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। जब सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, मैंने बताया, तो क्या है, मिट्टी बंजर हो जाती है। कैसे हो जाती है? या पेड़ सूख जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अभी अभी मैंने ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेके तुम्हें बताया था कि ऑस्मोसिस का जो है कि पानी जो है पेड़ों में जाए, वो पेड़ों का पानी उल्टा मिट्टी में आ जाएगा। ठीक। देन क्रॉप रोटेशन, ये सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रूविंग ड्यूटीज। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो क्या होगा, कम से कम पानी लगेगा और ज्यादा से ज्यादा एरिया इरिगेट होगा। देन क्रॉप रोटेशन इफ प्रैक्टिस इम्प्रूव ड्यूटी। ऑब्वियसली मैंने बताया था, क्रॉप रोटेशन करोगे तो यील्ड भी ज्यादा मिलेगा क्रॉप का। पानी अल्टरनेटिवली जो है क्रॉप चेंज होने से पानी कम लगेगा, पानी कम लगेगा तो ड्यूटी इंप्रूव होगी। वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ वाटर विद द वाटर टैक्स कंपेल्स द फार्मर फॉर इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर विच इम्प्रूव ड्यूटी। ये कह रहा है कि अगर पानी पे टैक्स तुम बढ़ा दो
अगर पानी पे टैक्स बढ़ा दोगे तो जो भी किसान होगा उसका बड़ा इकोनॉमिकली वे में यूज़ करेगा, और जब यूज़ उसका करेगा तो वो भी इम्प्रूव ड्यूटी करेगा। किसी भी तरह से कम पानी का अगर यूज़ कर रहे हैं हम, और सेम क्रॉप यील्ड मिल रहा है, सेम फसल मिल रही है, तो वो क्या करेगा, वो इम्प्रूव करेगा ड्यूटी। अब तुम समझो, जैसे अगर मैं कहूँ कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो ड्यूटी क्या है, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर मैं तुमको बोलूँ कि बारिश कम हुई तो ड्यूटी क्या है, इम्प्रूव नहीं होगी, ज़्यादा पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं तुमको बोलूँ कि गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, तो सनलाइट जाने का मतलब ज़्यादा इवेपोरेशन है, ज़्यादा इवेपोरेशन कहने का मतलब कि ड्यूटी जो तुम्हारी है वो तुम्हारी इम्प्रूव नहीं होगी, घट जाएगी, तुम्हें और ज़्यादा पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट है तो तुम इसी तरह से रिलेट करोगे। द फार्मर्स मस्ट बी ट्रेन टू अप्लाई करेक्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। ठीक, राइट टाइम कहने का मतलब कि ये पता होना चाहिए कि किस टाइम किस क्रॉप को पानी की रिक्वायरमेंट है, या फिर सॉइल की मॉइस्चर मिनिमम कितना बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवर इरिगेशन करें या फिर कम डिफिशिएंट इरिगेशन करें, ज़्यादा पानी नहीं प्रोवाइड करना है, कम पानी भी नहीं प्रोवाइड करना है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर कितना चाहिए हर एक क्रॉप को, दैट इज द योर मेन फंडा ऑफ दिस सब्जेक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम द हेड वर्क टू द एंड ऑफ बाय ऑफ कनाल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव शुड बी एडिकेट। ये भी कह रहा है कि अगर हेडवर्क कहाँ बताया था मैंने, कैनाल हेडवर्क, जो किसी नदी से पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं कैनाल में, और एट द एंड जो फील्ड तक पानी पहुंच रहा है कैनाल के थ्रू, वो जो है हमारा, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरा ये डील करता है। और उसकी पूरी डिजाइनिंग से लेके हर एक चीज जो है एडुकेट होनी चाहिए, ताकि इवेपोरेशन लॉसेस, सीपेज लॉसेस, ये सब कम से कम हो, सिल्टिंग कम से कम हो। ठीक है, और जो है हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो अल्टीमेटली फील्ड तक पहुँचे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में अपने नोट्स में बताया था कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मीन्स द रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कल्टीवेशन टू द टोटल कल्चरेबल एरिया। चीज ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो पिछला रिवाइज कर रहे थे। अब यहाँ से बात करते हैं नए टॉपिक की, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, कंजम्पटिव कहने का मतलब कि जो हम टोटल अमाउंट पानी का प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, उसमें फाइनली क्या क्या चीजें जो है लॉस हो जा रही हैं, और अल्टीमेटली जो पानी हमें मिल रहा है किसी भी क्रॉप को, तो उस पूरे प्रोसेस में जो जो चीजें लॉस हो गई उनको काउंट करते हुए हमें कितना पानी प्रोवाइड करना है। जैसे कि मान लो अगर मैं तुमको बोलूँ कि कोई एक क्रॉप है, उसको 20 लीटर पानी चाहिए, सपोज करो, और अगर हम अपने नहर से ही 20 लीटर पानी उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जी जस्ट एग्जांपल, इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम नहर से ही या फिर अपने सोर्स से ही 20 लीटर का पानी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस फसल को एट द एंड 20 लीटर का पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो नहर से चला तो कुछ पानी सीपेज में लॉस हो गया, कुछ पानी इवेपोरेशन के थ्रू भाप बन के उड़ गया, फिर आगे जाते जाते कई सारा पानी में कहीं डिप्रेशन स्टोरेज में रुक गया, कहीं ओवरफ्लो होके निकल गया। तो फाइनली इस तरह से जो अल्टीमेटली पानी हमें किसी भी क्रॉप के बेनिफिशियल यूज के लिए मिला, तो हो सकता है हम 20 लीटर का पानी दिए हो, लास्ट तक आते आते उसको 4 लीटर का पानी, 5 लीटर का पानी ही प्रोवाइड हो। तो होगा क्या कि उसको तो रिक्वायरमेंट थी 20 लीटर पानी की, लेकिन फाइनली उसको मिला 5 लीटर पानी। तो वो क्या है, वो फसल सूख जाएगी, या फिर उसको जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में जो क्रॉप्स रेडी करने थे, क्रॉप यील्ड जो हमें चाहिए थी, वो नहीं रेडी होगी। तो हमें इस तरह से देखना है कि अगर इस फसल को 20 लीटर का पानी चाहिए, तो हमें ये हर तरह के लॉसेस जोड़ते हुए, जैसे मान लो मैं कहूँ कि 20 लीटर का पानी तो इसको चाहिए, 10 लीटर इवेपोरेशन में लॉस हो जाता है, 5 लीटर तुम्हारा डीप स्टोरेज में लॉस हो जाता है, 5 लीटर इन्फिल्ट्रेशन में लॉस हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ, तो हमें इस सोर्स से कितना पानी इसको देना चाहिए, तो ये 20 प्लस 10 लीटर इवेपोरेशन का, प्लस 5 लीटर सीपेज का, प्लस 5 लीटर तुम्हारा कन्वेंस के थ्रू, जो भी मैंने बोला अभी उसके थ्रू, तो ये सारी चीजें जोड़ दो, टोटल हमें सोर्स से ऑलमोस्ट 40 लीटर का पानी देंगे, तो ये 10-20 लीटर का लॉस होते हुए फाइनली इसको 20 लीटर का मिलेगा। तो ये जो चीज है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, इसी को बोलते हैं कंजम्पटिव, यानी कंज्यूम होने के बाद जो पानी यूज हो रहा है।
दैट इज नोन एज कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। देखो अब धीरे धीरे हम और प्रिसाइज हो रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ पानी प्रोवाइड करना है, अब हमने और उसको प्रिसाइज किया। अब हम कह रहे हैं कि पानी तो हमें प्रोवाइड करना है, हमको ये भी देखना है कि भाई लॉस कहाँ कहाँ कितना हो रहा है। जरा उसकी काउंटेबिलिटी करते हैं, काउंट करते हैं कि कितना कितना लीटर या कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, उनको जरा जोड़ा जाए। और उनके जोड़ने के बाद फाइनली देखा देखा जाए कि कितना पानी देना है। यही तो हमारा डिसाइड करेगा कि कोई भी कनाल के जो बराज है उसकी कितने देर तक गेट की ओपनिंग करनी है। या फिर अगर हम एक बड़े स्तर की बात करें तो अगर एक कोई डैम है, डैम पे पानी रोका हुआ है हमने, और उससे अगर हम इरिगेशन भी कर रहे हैं तो कितने देर, या डैम में कितना पानी होना चाहिए, या डैम में कितने देर तक हम गेट की ओपनिंग करेंगे उस फसल के उस टाइम के लिए। यही सब चीजें जब हम और ज्यादा फाइनल में आएंगे तो हम उसको क्या, अब हम कंजम्पटिव यूज पे आ गए। ठीक। तो डिफिनेशन की बात करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द टाइम द क्रॉप इज सोन टू द टाइम इट इज हार्वेस्टेड। ये वही है, अभी तो ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ पानी जो है वो उसकी ही बात कर रहा है। दिस वाटर रिक्वायरमेंट में वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है। देखो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी की रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम सॉइल टू सॉइल एंड पीरियड टू पीरियड। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए अगर मैं बात करूँ कि देखो कोई एक ऐसी सॉइल है जिसमें मॉइस्चर को रिटेन करने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है, दूसरी तरफ कोई ऐसा सॉइल है जिसको मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेबिलिटी कम है। तो ऑब्वियसली तुम्हें अमाउंट ऑफ वाटर वेरी कराओगे। जैसे मान लो एक रेत है, रेतीली मिट्टी है और एक क्लेई मिट्टी है। तो तुम्हें भी पता है कि रेतीली मिट्टी में यानी रेत में पानी बहुत देर तक रिटेन नहीं करेगा, जबकि क्लेई सॉइल में पानी ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा। तो जब ये दोनों अलग अलग तरह का सॉइल है तो दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो, या इंटेंसिटी की बात करो तो वो वाटर अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अलग अलग ही करना पड़ेगा। और पीरियड टू पीरियड कहने का मतलब अगर विंटर की बात करें तो इवेपोरेशन लॉस कम होगा क्योंकि बादल छाए रहेंगे। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट जो है या ह्यूमिडिटी रहेगी एनवायरनमेंट में। जबकि हम अगर बात करें कि गर्मियों में जून की बात करें, मई की बात करें अपने इंडिया में, तो हॉट समर रीजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग फसलों की, जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं और चावल में पानी जो हमें प्रोवाइड करना है वो अलग होता है, अलग अलग मिट्टी में और अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट का वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। Water required to meet the demand of the evapotranspiration and the metabolic activities of the crop together is known as the consumptive use of water। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो ये डिफिनेशन आपके सामने निकल करके आया है, और इसमें ये क्या बोल रहा है कि कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर वो वाटर है जो कि इवेपो ट्रांसपिरेशन और किसी भी क्रॉप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हुए जो बताए कि हाँ टोटल अमाउंट ऑफ पानी तो इतना है, यानी इन लॉसेस को। ठीक, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस है, एक साथ मिला दिया है इवेपोरेशन को और ट्रांसपिरेशन को। ठीक है। इन दोनों को मिला के और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी फसल को चाहिए, किसी भी क्रॉप को चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। अब देखो इवेपोरेशन तो तुमको पता है, अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। थोड़ा डिटेल में जाएंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इसके पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ट्रांसपिरेशन देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ है। नेट के थ्रू ही दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये कोई भी एक लीफ है, ठीक, और इस लीफ को तुम
बहुत ज़्यादा ज़ूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब तुम देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि इन लीफ में छोटे-छोटे इस तरह के होल्स हैं, ठीक? इन जिनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। इसको और ज़ूम करके देखो तो ये इस तरह से दिखाई देंगे इन लीव्स में। और ये स्टोमेटा का वर्क क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है किसी भी प्लांट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना बना रहा होता है, तो क्या होता है तुम्हें भी पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इंट्रैक्ट करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं स्टोमेटा से इंट्रैक्ट करता है, ठीक? इन्हीं स्टोमेटा से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैक्ट कर रहा होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी वक्त देखो नीचे इसके जो रूट है, रूट के थ्रू कैपिल सबसे पहले रूट के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू पानी चला गया रूट में, सॉइल का पानी। और इस रूट के थ्रू फिर इसके स्टेम से होते हुए अल्टीमेटली एंड तक पत्तियों तक पानी है, इन पत्तियों में भी पानी है। अगर तुम इन पत्तियों को निचोड़ कर देखो तो उसमें से पानी निकलेगा ना थोड़ा बहुत, तो उन पत्तियों में भी पानी है। तो जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बना रहे होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हो रहा होता है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैक्ट करने के लिए जब ये स्टोमेटा खुलेंगे, उसी सेम टाइम पे ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज या फिर कह लो ड्यू टू द सनलाइट, इसके पत्तियों के अंदर का जो पानी है वो भी इवेपोरेट होके बाहर निकलेगा। तो जो पेड़ों के पत्तियों के अंदर से जो पानी इवेपोरेट होके बाहर निकलता है, उसको ही बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? स्टोमेटा को तुम देख लो ऑल क्लियर से, दिस इज नोन एज द स्टोमेटा। तो जिस टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रैक्ट कर रहा है, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है किसी एक नॉर्मल लीफ की फोटोग्राफ्स है, ठीक? ये जो नॉर्मल एक लीफ यहाँ तुम्हें दिख रहा है, उसी की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये एक फोटोग्राफ है। तो जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए जब वो स्टोमेटा खुले, सेम टाइम पे अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर निकल गया, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अगर ओवरऑल इवेपोरेशन से कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ही अमाउंट में कम पानी है, लेकिन हमें ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर देते हो किसी भी क्रॉप को, ठीक, उसका लगभग 98 से 97% वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन तुम इसी तरह से समझ सकते हो जैसे हमारी बॉडी की स्वेटिंग। जैसे एक इंसान जो है पसीना निकालता है, स्वेटिंग करता है, तो उसके बॉडी का वाटर जो है उसके छोटे छोटे रोम छिद्रों के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ स्वेटिंग। हालांकि हम फोटोसिंथेसिस की कोई प्रोसेस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी का वाटर है वो सॉल्ट के साथ निकलता है पसीने के रूप में बाहर, तो उससे भी क्या है हमारे बॉडी का वाटर लॉस होता है, इसीलिए हमें गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है। तो जो वो पानी बाहर निकला और फाइनली वो जो पसीना होता है वो तो सूख जाता है, वो सूख के कहाँ गया? एनवायरमेंट में, उसका भी इवेपोरेशन हुआ। हालांकि अगर किसी नदी के या किसी ओपन सोर्स ऑफ वाटर की इवेपोरेशन से कंपैरिजन करें तो वो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी है। तो यही समझ लो ये पेड़ों का एक तरह से जो पेड़ों ने स्वेटिंग करी at the time of photosynthesis, that is known as your ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि एक तो ये एक तरह का पानी का लॉस है, और इसको एक चीज और भी समझो कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आप किसी भी क्रॉप को या किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका 97 से 98% पानी तो ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है, ठीक? तो मैंने एक, याद होगा, एक ट्रांसपिरेशन रेशियो की डेफिनेशन मैंने छोड़ दी थी, वो नहीं बताया था कि ट्रांसपिरेशन रेशियो, मैंने कहा था कि जब मैं ट्रांसपिरेशन बताऊंगा तब उसी वक्त उसको डिस्कस करूंगा। यानी कि अगर तुम सपोज करो कि एक पेड़, यानी एक नॉर्मल पेड़ 50 किलो का है, ठीक, टोटल उसका 50 किलो का सपोज करो वेट है, तो वो 50 किलो का मास उसमें कैसे आया, कैसे गेन करा उस पेड़ ने? यानी कि उसने, अगर मैं बोलूं कि ये 50 किलो सिर्फ 2% है, इसका 98% पानी
तो इसने अपने पूरी ग्रोथ में उड़ा दिया। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ 100 लीटर, 2% 100 लीटर हुआ ना, यानी कि लगभग 1000, 10,000 लीटर, 10,000 लीटर पानी का इवेपोरेशन करने के बाद थ्रू द स्टोमेटा विद द एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब जाके उस पेड़ का अपना सेल्फ वेट 50 किलो हुआ होगा। अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इससे ट्रांसपिरेशन रेशियो में हम पेड़ का वेट नहीं लेते हैं, हम अपनी क्रॉप का। मतलब हमने मानो किसी खेत में पूरी चावल की खेती करी, और हमने देखा कि इस पूरे खेत से लगभग इतने टन हमें चावल निकल करके आया। तो हमारे पास ये पता लग गया कि इस पूरे खेत में से, पर्टिकुलर फील्ड से, इतने टन की चावल का फाइनली प्रोडक्ट मिला। और हमें ये भी पता है कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर, अगर हम वेट की ही बात कर लें तो इतना वेट ऑफ वाटर हमने फाइनली पूरे इसके बोने से, बुआई से लेके कटाई तक में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इतना डिलीवर किया। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है ट्रांसपिरेशन रेशियो। अब वापस से जब मैं नोट्स में आऊंगा तो उसको समझा दूंगा कि ट्रांसपिरेशन रेशियो क्यों निकालते हैं। ट्रांसपिरेशन रेशियो की वैल्यू होती है, जैसे राइस की होती है, तुम्हारे वीट की होती है 680, 560, ऐसे वो वैल्यूज भी डायरेक्टली पूछ जाती है। लेकिन तुम कैसे ही सिर्फ उस वैल्यू को देख के समझ जाओगे कि हाँ ये वाले, इसकी खेती के लिए ज्यादा पानी लगा होगा और इसकी खेती के लिए कम पानी लगा होगा, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांसपिरेशन रेशियो को देख के। ठीक। तो अब यहाँ पे पीपीटी पे वापस आ जाते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द कंजम्पटिव यूज। कौन कौन से फैक्टर, अब देखो तुमको फिर अपने आप से जनरलाइज सोचो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंजम्पटिव यूज पे अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से, ये बिल्कुल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने मन से सोचो कि तुम्हारे पास एक खेत है और तुम्हें उसमें पानी प्रोवाइड करना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें लगता है कि लॉस भी हो जाएंगी, तब जाके ये फाइनली इतना पानी फील्ड में पहुंचेगा। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई टेम्परेचर, कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी है, तो ज़्यादा पानी प्रोवाइड करो, कंजम्पटिव यूज ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, पहला फैक्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया टेम्परेचर, यानी कि सनलाइट का प्रेजेंस। अच्छा एक चीज और, ट्रांसपिरेशन तभी होगा जब सनलाइट प्रेजेंस होगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, देखो जब जिस टाइम फोटोसिंथेसिस होगा उसी टाइम स्टोमेटा ओपन होगा और उसी टाइम जो है लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू द लीफ। तो ट्रांसपिरेशन इज ओनली डन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, आइदर यू कैन से एट द टाइम ऑफ सनलाइट। ट्रांसपिरेशन लॉस इज नेवर डन इन द नाइट। ठीक है। देन कंजम्पटिव यूज की बात करें तो विंड वेलोसिटी की बात होगी। अगर जैसे तुम अगर बात करो तो तुम्हारे जो खुश्की है, मतलब होंठ सूख जाते हैं या तुम्हारा चेहरा सूख जाता है, तुम्हें बार बार मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है, वो कब पड़ती है? जब ठंडियों में हवाएं चलती हैं। तो क्या होता है, जब वो ठंड हवाएं चलती हैं तो वो तुम्हारे बॉडी का मॉइस्चर इंट्रैप्ट करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। इसीलिए तुम्हारे जो स्किन या लिप्स या कहीं पे भी जो है मॉइस्चर कंटेंट बार बार कम हो जाता है। जैसे पेड़, जैसे तुमने कपड़े डाले, कपड़े कैसे सूखते हैं? अगर धूप ना भी हो तो भी कपड़े सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट एयर या ऐसे एयर, ह्यूमिड एयर जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम था, वो उस कपड़ों से टकराए, कपड़ों से उन्होंने मॉइस्चर इंट्रैक्ट किया और आगे बढ़ते चले गए। और इसी कंटिन्यू प्रोसेस में होते होते वो कपड़े का सारा मॉइस्चर विंड के थ्रू चला गया, तो बिना किसी सनलाइट के भी कपड़े सूख गए। यानी विंड जो है, हवा अपने साथ मॉइस्चर को, कंटेंट को लेते हुए जा रही है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर ज्यादा हवा तेज चल रही हो तो ज्यादा खुश्की होगी। ठीक है। तो वो भी अफेक्ट करेगी कि पानी एक्चुअली कितना प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से ज्यादा पानी प्रोवाइड करें या कम पानी प्रोवाइड करें। फिर उसके बाद ये देखना है कि प्रेसिपिटेशन, भाई फसल अगर हमने लगाई है तो वहां पे एक्चुअली में रेनफॉल कितना है, कितनी बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश हो रही है तो हम पे लोड कम आएगा, हमको कम पानी प्रोवाइड करना है ना। कम अगर बात करें कि कम पानी बरस रहा है तो ज्यादा पानी प्रोवाइड करना होगा। फिर अगर हम बात करें कि सॉइल टाइप, किस तरह की मिट्टी है, वो भी डिपेंड करेगी। ये सब इसमें कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर ये भी है कि तुम किस तरह की फसल लगाए हो। कई फसलें होती है जिनको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी तरफ कई ऐसी फसलें होती हैं जिनको पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। तो तुमने किस तरह के क्रॉप लगाया है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक, सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है,
जैसे अगर मैं बात करूँ कि सनलाइट की इंटेंसिटी राजस्थान में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द योर नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड सन। तो यहाँ पे अब पॉइंट वाइज इसको पढ़ लेते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई। तो इसमें पहला बोल रहा है इवेपोरेशन विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमिडिटी। एग्जैक्टली भाई देखो, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो हमें कंजम्पटिव यूज़ भी अफेक्ट करेगा। वो कंजम्पटिव यूज़ उसके हिसाब से ही काउंट करेंगे। मीन मंथली टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा इवेपोरेशन। मंथली प्रेसिपिटेशन यानी एक महीने में कितनी बार पानी बरस रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। विंड वेलोसिटी इन द लोकेलिटी विच अफेक्ट्स इवेपोरेशन। एग्जैक्टली उस जो एरिया की विंड वेलोसिटी है ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितना इवेपोरेशन होगा या नहीं। देन सॉइल टाइप एंड इट्स टोपोग्राफी। एग्जैक्टली टोपोग्राफी की बात भी हमें नहीं बोलनी है कि सॉइल टाइप की, हर सॉइल की जो मॉइस्चर कंटेंट कैपेबिलिटी है वो। देन टोपोग्राफी की उसका ग्रेड कितना है। ग्रेड कहने का मतलब स्लोप, किस तरह की स्लोप है। अगर वो फ्लैट टर्न है या फिर हिली टर्न है तो वो डिसाइड करेगा कि उसमें कितना लॉसेस होंगे, यानी एग्जैक्टली कितने कंजम्पटिव यूज होगा। देन क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह से कौन से हम ग्रोथ स्टेज एंड टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न करने का मतलब कि किस पैटर्न पे हम खेती कर रहे हैं। हमने मेड़ बना के खेती करी है या चेक्स बना के खेती करी है, या फिर हमने किस टाइप का कौन सा मेथड लिया है तुम्हारे इरिगेशन का, स्प्रिंकलर मेथड यूज कर रहे हैं या फिर फ्लो यूज कर रहे हैं या फिर हम वाइल्ड फ्लडिंग यूज कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करेगा। देन इरिगेशन वाटर डेप्थ, टोटल कितना जो पानी है वो हमें कितने डेप्थ तक प्रोवाइड करना है। देन डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर्स का मतलब क्या है, कितनी देर इवेपोरेशन होगा। ठीक, यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखा दिया है तुम्हें कि कौन सा बेनिफिशियल यूजेस हैं और कौन से नॉन बेनिफिशियल यूजेस हैं। तो देखो बोल रहा है कि जैसे इवेपोरेशन फॉर द क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक, और डीप पर्कुलेशन फॉर द सॉल्ट रिमूवल। ये अभी वो लीचिंग वाले प्रोसेस की बात कर रहा है, तो इस फिगर को भी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। डीप पर्कुलेशन मतलब अंदर चले जाना पानी का। तो अब यहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन को समझ लो भाई। इवेपो ट्रांसपिरेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन तुम्हें पता है, ट्रांसपिरेशन मैंने समझा दिया, बाकी इसको तुम पढ़ लो। इवेपो ट्रांसपिरेशन इट इज ए टर्म used to describe the sum of evaporation and the plant transpiration from the earth land surface earth land surface to the atmosphere। ठीक, दोनों को मिला के साथ में बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। Evaporation accounts for the movement of water to the air from the source such as soil, canopy interception and water bodies। बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के थ्रू या लेक के थ्रू कैसे भी जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, दैट इज योर basic fundamental source for the evaporation, and the transpiration accounts for the movement of water within the plant and subsequent loss of water as vapor through the stomata। देखो यही इसकी बात मैंने बात करी थी ना, इन इट्स लीव्स, उनके पत्तियों के स्टोमेटा से जो सबसीक्वेंट लॉस होगा पानी का, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ठीक, इवेपोट्रांसपिरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बताने की कोई जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि कैसे पानी इवेपोरेट होके ऊपर कंडेंस होगा, कंडेंसेशन के बाद तुम्हारा वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होके वापस से प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेशन के कई सारे फॉर्म है भाई, स्नोफॉल हो सकता है, हेल्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ओले पड़ सकते हैं, बर्फ गिर सकते हैं, स्नोफॉल हो सकता है, पानी बरस सकता है, कई सारे फॉर्म्स हैं। तो टोटल जो साइकिल ही चलती रहती है दैट इज नोन एज योर वाटर साइकिल। इसको तो सभी लोग पढ़े हैं, इसको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है अभी। देन वापस से नोट्स पे आ जाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ये कि, क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। द बेस पीरियड, देखो क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले ही बताया कि कहीं किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी क्रॉप पीरियड नहीं मिलेगा। ठीक है, हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, बेस पीरियड। क्योंकि क्रॉप पीरियड से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हें तो मेन फंडा है कि भाई तुमने कब से कब तक पानी दिया। जब कब से कब तक पानी देने की बात करोगे तो सीधे से मतलब यही है कि बेस पीरियड की बात करो। तो बोल रहा है कि 1 सेकेंड, मैं पेंट भी खोल लूँ साथ में ही। देखो या तो तुम्हें समझ में आ रहा हो तब तो लगातार इसको देखते रहो, और जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि डाउट है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वो जो है तुम डाउट सेशन में पूछो, या फिर व्हाट्सएप का जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है उसमें पूछ सकते हो कि सर ये ऐसे ऐसी ये चीज़ें जो हैं मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। क्योंकि देखो ऐसे तो अगर पढ़ते ही चले जाओगे और मुझे पता ही नहीं लगेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्रॉ हो रहा है। क्या खोल दिया मैंने, एक मिनट बेटा, चलो वर्ड ही खोल देता हूँ। Actually, I just want to open paint. कोई नहीं, चलो पीपीटी में स्क्रीन शेयर होता है उसमें देख लेता हूँ। ठीक, अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। फुल स्क्रीन में ही चलेगा क्या ये? ठीक है, पहले यहाँ न्यूमेरिकल देख लो। एक्चुअली स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक साथ चाह रहा हूँ कराना। ठीक, तो न्यूमेरिकल इज द बेस पीरियड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एंड ड्यूटी ऑफ वेरियस क्रॉप्स अंडर ए कैनाल सिस्टम आर गिवन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बेस पीरियड दिया हुआ है, ड्यूटी दी हुई है और इंटेंसिटी दिया हुआ है। फिर बोल रहा है फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी इफ द कैनाल लॉसेस आर 20% एंड रिजर्वायर लॉसेस आर 12%। पहले देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हें कोई एक रिजर्वायर बनाना है। ठीक है, और रिजर्वायर के थ्रू तुमको खेती करनी है, पूरा पानी पहुंचाना है खेतों तक। तो सबसे पहले ये लॉसेस वाली बात भूल जाओ। पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेस पीरियड, इंटेंसिटी और ड्यूटी दे दिया है तुमको। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इससे टोटल जो पानी तुम्हें चाहिए वो निकाल लोगे कि भाई इतना क्यूमेक पानी तो हमें खेत को चाहिए।
फिर ये बोल रहा है कि उसमें 20% कैनाल लॉस और 12% रिजर्वायर लॉस हुआ। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा निकला, तो फाइनली खेत को चाहिए, उसमें 20% और ऐड कर दो, क्योंकि वो तो तुम्हारा कैनाल लॉस में चला गया। कैनाल मतलब नहर में सीपेज के थ्रू लॉस हो जाएगा, इवेपोरेशन के थ्रू लॉस हो जाएगा, लॉट्स ऑफ मेथड्स हैं उनके लॉस होने के। तो उसका 20% उसमें ऐड कर दो। और बोल रहा है कि 12% तुम्हारा रिजर्वायर में भी लॉस हो जाएगा, तो उसमें फर्दर 12% और लॉस ऐड कर लो। तो जो फाइनली टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, उतने अमाउंट का कम से कम तुम रिजर्वायर जब बनाओगे, तो ये जो तुम्हें पर्टिकुलर जो भी फील्ड बोल रहा है जिस क्वेश्चन के हिसाब से, तो तुम्हें उतना पानी जो है देना पड़ेगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अलग अलग तरह की फसलें हैं। तुम्हारा वीट है, शुगर केन है, कॉटन है, राइस है, वेजिटेबल्स है। ठीक है, अब उनका बेस पीरियड दिया हुआ है। बेस पीरियड कौन सा पीरियड था? जो पहली बार पानी दिया तुमने और अंतिम बार पानी दिया, ये पूरा बीच का जितनी बार भी तुमने पानी दिया, वो जो टोटल टाइम पीरियड था वो क्या था? बेस पीरियड। तो बोल रहा है कि गेहूं के लिए 120 है, शुगर के लिए 360 है, शुगर केन यानी देखो तुम्हें 360, इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये पेरेनियल क्रॉप्स है, पूरे साल भर लगी रहती है, साल भर इसको पानी प्रोवाइड करना है। ठीक, 3 चौको 120 यानी कि जो हमारे गेहूं है वो 4 महीने की खेती करनी है। कॉटन है 200 दिन, राइस है 120 दिन। ठीक है, वेजिटेबल्स है 120 डेज। ये तुम्हें एक बात इससे आइडिया लग गया। फिर बोल रहा है ड्यूटी ऑफ द फील्ड। अब ये 1800, 800, 1400, ये ड्यूटी कहने का मतलब क्या है कि ये 1800 हेक्टेयर का एरिया यूनिट डिस्चार्ज में, एक यूनिट डिस्चार्ज में 1800 हेक्टेयर का एरिया कवर कर रहा होगा। यही तो है ड्यूटी ना, हेक्टेयर पर क्यूमेक, वही तो ये दिया हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि एरिया दे दिया है उसमें, एरिया अंडर टोटल जो एरिया है, एरिया अंडर द क्रॉप, कि चावल जो है 4800 हेक्टेयर में लगा हुआ है, शुगर केन 5600 हेक्टेयर में लगा हुआ है, कॉटन 2400 हेक्टेयर में लगा हुआ है। इसमें यूनिट दी नहीं है तो तुम हेक्टेयर मान सकते हो। अब इसमें बात करते हैं कि ये हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, ड्यूटी दिया हुआ है। ड्यूटी क्या होता था? एरिया अपॉन डिस्चार्ज। ठीक, एरिया अपॉन डिस्चार्ज ही तो ड्यूटी थी। अगर एरिया अपॉन ड्यूटी कर दें तो डिस्चार्ज निकल करके आ जाएगा ना। समझ रहे हो? देखो एरिया ये दिया है 4800, ड्यूटी दिया है 1800। एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी कर दो तो डिस्चार्ज निकल के आ जाएगा, यूनिट डिस्चार्ज। और वो यूनिट डिस्चार्ज हमको 120 दिन देना है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल अमाउंट ऑफ पानी जो गेहूं को चाहिए वो निकल के आ जाएगा। इसमें कोई इरिगेशन इंजीनियरिंग की कोई खास पढ़ने की सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आईक्यू लेवल से समझो तो बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ खास पूछा ही नहीं है तुम्हें। कोई जरूरी नहीं है कि इरिगेशन सब्जेक्ट तुम पढ़ो तभी समझ पाओ, एक नॉर्मल लड़का भी इसको कर सकता है। तो यहाँ पे तुम देखो, इसमें मैंने अलग अलग चार्ट बना दिया है, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, देन योर बेस पीरियड, देन योर ड्यूटी, यहाँ एरिया। तो देखो यहाँ पे डिस्चार्ज जो रिक्वायर्ड है दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा? ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज था ना। एक ड्यूटी देखो याद रखना, यूनिट डिस्चार्ज में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, दैट इज योर ड्यूटी। इसकी यूनिट क्या थी? हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो अगर मैंने उसको पलट दिया, अगर हमें डिस्चार्ज निकालना है तो ड्यूटी अपॉन एरिया, एरिया अपॉन ड्यूटी कर दिया, दैट इज जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? डिस्चार्ज। तो एरिया दिया हुआ है, ड्यूटी दी हुई है, तो हमने एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी करा, तो ये जो हमारा निकल के आएगा इस कॉलम में वो हो जाएगा डिस्चार्ज। और वो जितना भी डिस्चार्ज है वो एक बार मान लो इतना डिस्चार्ज देना है, और टोटल बेस पीरियड हमारा 120 दिन है, तो इन पूरे दिनों में हमें इतना पानी देना है। ठीक, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी निकल करके आया। तो देखो ये जो 320 निकल करके आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है? देखो यहाँ से एरिया किस में है? हेक्टेयर में। ड्यूटी का यूनिट क्या थी? ड्यूटी की यूनिट थी हेक्टेयर पर क्यूमेक। हेक्टेयर से हेक्टेयर कट गया, ऊपर क्या बचा? क्यूमेक। और क्यूमेक का मल्टीप्लाई डेज में कर दिए तो यूनिट क्या आई? क्यूमेक डेज। तो देखो 4800 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 120, 320 आ गया। इसी तरह से बाकी का भी कर दिए। तो ये जो अब एक ही अलग अलग जो फसल है, तुम्हें तो रिजर्वायर सब फसल के लिए चाहिए, तो तुमने ये सारा जो है अमाउंट ऑफ वाटर क्यूबिक डेज में,
देखो ये क्यूमेक डेज में है, निकल के आ रहा है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यूमेक डेज में का पानी कैसे, तो तुम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई हमें अपना रिजर्वायर कितना बड़ा बनाए, कितनी उसकी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी गहराई होगी। ठीक, तो ये पहले तो हमने सारा पानी जोड़ लिया, तो हमें 3850 क्यूमेक डेज में जो है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है 3850 क्यूमेक डेज जो है पानी निकल करके आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम इसको मीटर क्यूब में बदल लें। ठीक है, तो क्यूमेक क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मैंने लिख दिया मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ पे ये सेकंड है, ये डेज है, तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। फिर से वही चीज, चाहे तो हम डायरेक्टली इसका 8.64 में मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए इस तरह एलेबोरेट कर दिया है। फिर से ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, जो भी क्यूमेक डेज में हो, तो मैंने बताया था ना क्यूमेक डेज को अगर कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली 8.64, जो मैंने रेशियो वहाँ निकाला था डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, वही है, वही चीज़ है। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डेज, तो हमने क्या करा, सेकंड को जो है यहाँ डेज है उसको सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, और मीटर क्यूब को स्प्लिट कर दिया मीटर स्क्वायर एंड मीटर में। क्यों मीटर स्क्वायर में चेंज किया, क्योंकि फर्दर हम इसको हेक्टेयर में देखना चाहते हैं, और एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीज करने के बाद देखो फाइनली वो 8.64 ही आएगा। तो 3850 8.64 में मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल के आया, 33,264 हेक्टेयर मीटर। अब समझ में आ रहा है ना भाई। हेक्टेयर मीटर की अगर बात करें, इतने हेक्टेयर मीटर को वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमें चाहिए। अब ये जो 33,264 आया, ये तो वो पानी है जो कि फील्ड को डायरेक्टली चाहिए, लेकिन अब इसमें रिजर्वायर का भी लॉस हो रहा है 20%, 12% कनाल का भी लॉस हो रहा है, वो भी तो जोड़ेंगे। ठीक है, वो भी जोड़ लेंगे। हमने क्या रखा भाई, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। तो लॉसेज इन कनाल 20% है, तो 100 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 - 20। नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल तुम करे होगे कि अगर किसी एक चीज में 20% लॉस हो जाता है तो कैसे निकालते हैं, तो उसको भी जोड़ दिया, तो 41,580 हेक्टेयर मीटर हो गया। फिर बोल रहा है कि 12% तो भाई कनाल में भी लॉस हो जाता है रिजर्वायर में, वो भी जोड़ दिया। तो फिर फाइनली निकल के आया कि भाई 47,250 हेक्टेयर मीटर। देखो हेक्टेयर मीटर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको 10,000 मीटर, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना, इसको 10,000 में मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ लंबा लाख करोड़ में आ जाएगा। तो उतना उतना मिलियन कर लेना, उतना मिलियन मीटर क्यूब एमएलडी होता है ना, उतना मिलियन लीटर के लिए ये रिजर्वायर की कैपेसिटी जो है हम बनाएंगे। तो जो भी हम रिजर्वायर यानी बांध जो हम बना रहे हैं, या कहीं पे भी हम झील बना रहे हैं, कोई भी रिजर्वायर कितना भी, तो उसमें टोटल कितना पानी की कैपेसिटी होनी चाहिए, 47,250। जब 47,250 रिजर्वायर में होगी तो भाई रिजर्वायर भी तो ढका हुआ नहीं होगा, उसमें भी इवेपोरेशन होगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 12% उसमें लॉस हो रहा है, तो उसका यानी अगर हमारा रिजर्वायर है उसमें 47,250 लीटर हेक्टेयर मीटर का वॉल्यूम का पानी है, तो 12% लॉस हुआ पहले इसमें रिजर्वायर में, 20% कैनाल में लॉस हुआ, होते होते फाइनली जो हमें फील्ड को जितना पानी चाहिए था 33,264 उतना पानी प्रोवाइड हो जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल था। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जिसमें कि हम SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और बाकी चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कर देते हैं। कोई भी अभी तक तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई खास बड़ा न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं। अगर आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में वेलकम है।